साथियों जय हिंद। आरसी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, जिसको कि 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। इस लेख में हमने उन सभी अनुच्छेदों को शामिल किया है जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, फिलहाल एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास तैयार की है। उस परीक्षा में लगातार 1 से 2 प्रश्न अनुच्छेदों से पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, सभी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देखेंगे और 1 से 2 नंबर अपना पक्का करेंगे। तो साथियों, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें 80 प्रमुख अनुच्छेदों को रखा है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और कई परीक्षा में लगातार पूछे भी गए हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम यानी कि भारत जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो 28 राज्यों का एक संघ यानी कि भारत, उसका नामकरण, और राज्य क्षेत्र यानी कि जो जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो उनकी सीमा, उनका क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? संघ के बारे में। संघ क्या है? भारत है, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। उसके राज्य क्षेत्र और सीमाओं के बारे में बताया गया है। प्रत्येक राज्य क्षेत्र की क्या क्या सीमाएं रहेंगी या भारत की जो सीमा है वो क्या क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 मैंने साथियों प्रमुख, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने प्रमुख अनुच्छेदों को रखा है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 3, राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा सीमाओं, राज्यों के नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण। अगर हम किसी नए राज्य का निर्माण करते हैं, वर्तमान राज्य क्षेत्रों को चेंज करते हैं, कम करते हैं या उसको बढ़ाते हैं या उनके नामों में परिवर्तन करते हैं, किसी भी राज्य का अगर नाम परिवर्तन करते हैं तो अनुच्छेद 3 के अनुसार उसका नाम चेंज किया जाएगा। तो अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 3 में साथियों बताया गया है कि किसी भी नए राज्य का गठन करना हो, किसी मौजूदा राज्य की सीमा को बढ़ाना हो, कम करना हो या मौजूदा राज्य का नाम चेंज करना हो, तो ये अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाएगा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो कहता है मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया। असंगत यानी कि गलत ठहराना, संगत ना होना, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण यानी कि उन्हें कम करना करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। जैसे संपत्ति का अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बनाया गया था। कानूनी अधिकार बनाया गया तो किसके तहत बनाया गया था? अनुच्छेद 13 के तहत। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 13 के द्वारा किया गया था। तो इसको साथियों याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों को असंगत, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी समान। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सभी समान, कानून या विधि के समक्ष सभी समान होंगे, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? लिंग, जाति, धर्म के आधार पर सभी समान होंगे। तो अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, सभी को अवसर समान दिया जाएगा, अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है लिंग, जाति, धर्म के आधार पर सभी समान होंगे। अनुच्छेद नंबर 16 कहता है सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद नंबर 19, अव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, कुल अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 19 अव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता के बारे में संरक्षण प्रदान करता है।
अनुच्छेद नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत साथियों अनुच्छेद नंबर 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें कि 7 वर्ष से 12 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है। 10 अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 25 देता है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम करने की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 ही देता है। भारत के किसी भी राज्य में आप व्यापार कर सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? आपको अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, मनचाहा काम कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद नंबर 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि अल्पसंख्यक कौन आते हैं? जैन, सिख आते हैं और मोमडन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ये अल्पसंख्यकों में आते हैं। क्रिश्चियन वगैरह भी आते हैं। तो ये साथियों अनुच्छेद नंबर 30 में है। अल्पसंख्यकों को वो अपने शैक्षिक संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 30 में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 31C कुछ निर्देशकों सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या। कुछ निर्देशकों सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियाँ। कुछ निर्देशकों सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों के बारे में व्याख्या है अनुच्छेद 31C में। कुछ निर्देशकों सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों का व्याख्या किसमें की गई है? अनुच्छेद 31C में। अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार, ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा था। ये अनुच्छेद 32 संबंधित है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। अनुच्छेद नंबर 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? कोई भी राज्य लोगों के कल्याण के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद 40 जो है अक्सर आता रहता है एग्जामों में। ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, नागरिक संहिता होगी। अनुच्छेद नंबर 40 कहता है, अनुच्छेद 40 कहता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 45 ये कहता है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 को कहता है 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 कहता है
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। SC, ST और अन्य कमजोर वर्ग जैसे OBC, कमजोर वर्गों के शिक्षकों शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया है? यानी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के उनके शैक्षिक स्तर को सुधारना, उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये कहता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 50 करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये अनुच्छेद 50 कहता है। चलिए अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 साथियों क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये बताया गया अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि किसी भी भारत के जो सीमावर्ती जो देश है उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय वार्ता करना, शांति स्थापित करना और सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ावा देना ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। ये क्या बताता है? अनुच्छेद 51 में ये बताया गया है। अनुच्छेद वो जो भी दूसरे देशों के साथ संधि या समझौते होते हैं वो अनुच्छेद 51 के तहत होते हैं। अनुच्छेद संख्या 51A। 51A में क्या बताया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस में है? 51A में। 51A में बताया गया है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। और मूल अधिकार किससे लिए गए? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे क्षमादान देना, सजा का निलंबन करना, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये अनुच्छेद 52 कहता है। और राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन करना, कुछ मामलों में सजा को कम करना, ये राष्ट्रपति कर सकता है। और किस अनुच्छेद के आधार पर कर सकता है? अनुच्छेद 72 के आधार पर। अनुच्छेद 72 के आधार पर कोई भी राष्ट्रपति किसी भी कैदी की, मुलजिम की सजा को कम कर सकता है, सजा का निलंबन कर सकता है। सजा को निलंबन यानी कि माफ़ करना, सजा को कुछ दिनों के लिए टाल सकता है, क्षमा दे सकता है, सजा का निलंबन कर सकता है और कुछ मामलों में सजा को कम करना। तो ये अनुच्छेद 72 के तहत ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद आगे चलते हैं। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है? 74। अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष क्या होगा? प्रधान कौन होगा? मंत्री परिषद का इसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उसको सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके आधार पर होती है? अनुच्छेद 76 के आधार पर होती है। अनुच्छेद 76 के आधार पर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76 के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अभी आज ही की शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ था साथियों कि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत होती है या किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 76 के तहत होती है। आज की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है साथियों ये। अनुच्छेद 78।
अनुच्छेद 78 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए एक प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यानी कि अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री कर्तव्य। प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे? यानी कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री क्या कर्तव्य रहेंगे राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए। तो ये अनुच्छेद 78 में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या बताया गया है? धन विधेयकों की परिभाषा। धन विधेयकों की परिभाषा। धन विधेयकों की परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद नंबर 112। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। तो अनुच्छेद 110 क्या कहता है? अनुच्छेद 110 संबंधित है धन विधेयक से। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है 110। और वित्त विधेयक से 117। अनुच्छेद 117 जो है वो वित्त विधेयक से संबंधित होता है। यानी कि अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 किसके बारे में बताता है? बजट के बारे में। प्रत्येक साल फरवरी के महीने में वार्षिक बजट पेश किया जाता है। तो ये किसके तहत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत। बजट का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में बजट का विवरण है। जो बजट पेश किया जाता है 112 अनुच्छेद के तहत पेश होता है हर साल। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कह सकते हैं। तो वो एक अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है हर साल फरवरी के महीने में। अनुच्छेद नंबर 123। संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है और अनुच्छेद 123 के तहत ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का वर्णन किस में दिया गया है? 123 में। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति। राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। तो परामर्श करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 143 में। राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। तो ये शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 143। किसी भी न्याय के मामले में, किसी कानून के मामले में राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति जी न्याय के मामले में या किसी भी मशवरे के मामले में, कानून के मामले में अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये उनके पास शक्ति है। अनुच्छेद नंबर 148। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 76 के तहत तो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 148 में क्या बताया गया है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है साथियों? अनुच्छेद 148 के द्वारा होती है। अनुच्छेद नंबर 149। अनुच्छेद 149 में क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां। अनुच्छेद नंबर 149। नियुक्ति किसके तहत? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद नंबर 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में बताया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 149। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये आपको याद करना है। अनुच्छेद नंबर 155। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है।
अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को सजा को कम करने, टालने और निलंबित करने की शक्ति किस अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है, वही शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 61 के तहत। आप दोनों को कनेक्ट करके जोड़ेंगे। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति संबंधित है। राष्ट्रपति जी किसी भी मुलजिम की सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये तो कहता है अनुच्छेद 72 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 161 राज्य में राज्यपाल की वही शक्ति है, वो सजा को कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, उनको सजा को बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है। या सजा को कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 61 में बताया गया। ये दोनों कनेक्ट करना है आपको, अनुच्छेद 72 और 161। अनुच्छेद नंबर 163 राज्यपाल की सहायता, यानी कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और उसको यानी कि वही बात आ जाती है, यानी कि मंत्रिपरिषद, उसमें केंद्र में मंत्रिपरिषद होगी तो उधर ही राज्य में भी राज्यपाल की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसको कि विधानसभा कहा जाएगा। जो विधानसभा का प्रमुख कौन होगा, उसका प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। विधानसभा का प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, जो कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए होगा। अनुच्छेद 163 इस बात को कहता है। अनुच्छेद 163 इस बात को कहता है। तो ये आपको होना चाहिए याद। 163 हो गया साथियों। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 165 में। और उस तरफ देखते हैं तो महान्यायवादी किस में है, अनुच्छेद 148 में है। ये भी आप याद रखें, अनुच्छेद 148 में महान्यायवादी है और राज्य का जो महाधिवक्ता है वो है अनुच्छेद 165 में। एक आप इस तरह कनेक्ट करके याद करेंगे। राज्य की बात आती है तो राज्य में अधिवक्ता होता है और केंद्र में महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी 148 और महाधिवक्ता राज्य का अनुच्छेद 165। तो ये अनुच्छेद 160 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री क्या कर्तव्य रहेंगे, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य रहेंगे। राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य रहेंगे। तो यानी कि उनके कर्तव्य को बताया गया है, उनके कर्तव्य क्या क्या होंगे। तो ये अनुच्छेद 167 में बताया गया है। राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे, वो किस तरह से जानकारी देंगे, अनुच्छेद 167 में बताया गया है। अनुच्छेद 167 में क्या बताया गया है, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे, या मुख्यमंत्री के राज्यपाल को जानकारी देने के लिए क्या क्या कर्तव्य होंगे, अनुच्छेद 167 में बताया गया है। अनुच्छेद 168 में क्या है, राज्य में विधानमंडलों की व्यवस्था। राज्य में विधानमंडलों की व्यवस्था किसकी है, अनुच्छेद 168 कहता है विधानमंडलों की व्यवस्था। अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडलों की व्यवस्था किस में है, अनुच्छेद 168 में। विधानमंडलों की व्यवस्था किस में है, अनुच्छेद 168 में है साथियों। तो साथियों राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था किस में है, अनुच्छेद 168 में। राज्य में विधानमंडल क्या होते हैं साथियों, यानी कि विधानमंडल होते हैं एक तो विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, ये तो विधानमंडलों में आते हैं। अनुच्छेद 168 कहता है राज्य में विधानमंडलों की व्यवस्था। अनुच्छेद 169 कहता है राज्य में विधान परिषदों की रचना और उन्मूलन। अनुच्छेद नंबर 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों की रचना और उन्मूलन। तो साथियों विधान परिषद का गठन राज्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो वो विधान परिषद की रचना कर सकता है या विधान परिषद को खत्म कर सकता है, ये राज्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 169 विधान परिषदों के बारे में बताया गया है। कोई किसी भी राज्य की विधान परिषदों की रचना या उसका उन्मूलन या उसको खत्म करना, इसके बारे में बताया गया है। तो ये साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों अनुच्छेद नंबर 170 क्या कहता है, राज्यों में विधानसभाओं की रचना के बारे में। अनुच्छेद 169
विधान परिषदों की रचना के बारे में या उनको उन्मूलन के बारे में। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधान सभा की रचना के बारे में। विधानसभा की रचना 170 और विधान परिषद की रचना 169। ये आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे से। अनुच्छेद 171 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना, यानी संरचना किस आधार पर कैसे की जाएगी, ये अनुच्छेद 171 में बताया गया। विधान परिषदों की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। राज्य विधानमंडलों की अवधि कौन बताता है? 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि तो ये बताता है क्या? अनुच्छेद 172। जैसे राज्य विधानमंडल क्या क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। तो कार्यकाल कितना रहेगा? विधानसभा का 5 साल होता है, विधान परिषद का 6 साल, तो ये रहेगा। तो ये अवधि कौन बताता है? अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 के तहत ये निर्धारित की गई है कि विधानसभा की 5 साल और विधान परिषद की 6 साल कार्य अवधि रहेगी। अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 का क्या कहता है साथियों? राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए योग्यता। राज्य विधानमंडलों की यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के लिए किस जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या क्या रहेगी, उनकी योग्यता क्या क्या रहेगी, ये अनुच्छेद 173 कहता है। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए, यहाँ जो शब्द बार बार आ रहा है राज्य विधानमंडल, तो आप समझना चाहिए कि यहाँ विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात हो रही है। तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता और योग्यता, सदस्यों की के लिए योग्यता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 का क्या बताया हुआ है? राज्य विधानमंडल की सदस्यता और उनके लिए योग्यता, यानी सदस्य होने के लिए अगर मैं विधानसभा का सदस्य होना चाहता हूँ तो मुझ में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये अनुच्छेद 173 में बताया गया। अनुच्छेद 174 राज्य विधायकों का सत्रावसान और राज्य विधायकों का विघटन। अनुच्छेद 174 में क्या बताया गया? राज्य विधायकों का सत्रावसान और राज्य विधायकों का विघटन। राज्य विधायकों का सत्रावसान और राज्य विधायकों का विघटन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 174 के बारे में। राज्य विधायकों का सत्रावसान और राज्य विधायकों का विघटन। राज्य विधायकों का सत्रावसान और राज्य विधायकों का विघटन, ये अनुच्छेद 174 में बताया गया है। अनुच्छेद 174 में क्या बताया गया है? राज्य विधायकों का सत्रावसान और राज्य विधायकों का विघटन के बारे में अनुच्छेद 174 में बताया गया। अनुच्छेद 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। अनुच्छेद 178 में क्या है? विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया। विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में क्या बताया गया है? विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 174 में क्या बताया गया है? राज्य विधायकों का सत्रावसान और राज्य विधायकों का विघटन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 174। चलिए साथियों, अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 क्या बताया गया है? महाधिवक्ता की शक्तियाँ। महाधिवक्ता की शक्तियाँ किस में बताई गई हैं? अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 194 क्या बताया गया है? महाधिवक्ता की शक्तियाँ। महाधिवक्ता की शक्तियाँ किस में है? अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियों से संबंधित है। महाधिवक्ता की शक्तियाँ अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 178 जो आपको मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 साथियों क्या है? राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति। कोई भी बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास होके किसके पास जाता है? राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल उस बिल को स्वीकृति किस तरह देंगे? तो वो उनकी अनुच्छेद 200 में बताया गया। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति, जब कोई भी वित्त विधेयक या साधारण विधेयक उनके पास अगर जाता है, कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक हुआ, साधारण विधेयक उनके पास अगर राज्यपाल के पास जाएगा तो उनको स्वीकृति किस आधार पर देंगे? ये अनुच्छेद 200 कहता है। अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में ये बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 202 राज्य विधानमंडलों का वार्षिक वित्तीय विवरण।
राज्य बजट किस में दिया गया है? अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 202 में राज्य बजट दिया गया है। और वैसे बजट, केंद्रीय बजट किस में होता है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट होता है और राज्य का बजट 202। ये आप सब कनेक्ट करके याद करेंगे। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट होता है जो कि हर साल फरवरी में होता है, और अनुच्छेद 202 ये राज्य बजट होता है। राज्य बजट अनुच्छेद 202। राज्य विधानमंडल का वार्षिक विवरण या बजट अनुच्छेद 202। अनुच्छेद नंबर 210। अनुच्छेद नंबर 210 में क्या है? राज्य विधानमंडलों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 210 क्या कहता है? राज्य विधानमंडलों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। राज्य विधानमंडलों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। राज्य विधानमंडलों में इस्तेमाल की जानी भाषा अनुच्छेद 210 में वर्णित है। अनुच्छेद 210 में क्या है? राज्य विधानमंडलों में इस्तेमाल की जानी भाषा। अनुच्छेद 212 न्यायालय को राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। किसी भी न्यायालय को कि राज्य के विधानमंडलों में क्या कार्रवाई हो रही है वो पूछने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 212 कहता है। अनुच्छेद 212 में बताया गया है किसी भी न्यायालय को, किसी भी राज्य के जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 212 कहता है। अनुच्छेद 212 क्या कहता है? न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में क्या है? राज्य विधानमंडलों के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 213 में। वहीं केंद्र में अगर जाते हैं तो 143 आ जाता है। तो आप इसको कनेक्ट करके याद करेंगे। तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 213 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 213 में राज्य विधानमंडलों के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रस्तुत करने की शक्ति। अध्यादेश जारी राज्यपाल किसके अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। इसे आप कनेक्ट करके याद करेंगे। अनुच्छेद नंबर 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था यानी कि किसी भी राज्य के लिए हाई कोर्ट रहेगा। तो ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। अनुच्छेद 214 में बताया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। अनुच्छेद नंबर 217। अनुच्छेद 217 में क्या हुआ है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 214 में तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी और 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके तहत होती है? 217 और उनके लिए शर्तें बताई गई हैं। तो ये अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 226। 226 में क्या है? उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध क्या है? अनुच्छेद 239 ए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसके संबंध में एक विशेष उपबंध है। अनुच्छेद नंबर 239 दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद नंबर 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 243 वी इसमें बताया गया पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन किसमें है? 243 बी में। अनुच्छेद नंबर 243 बी में क्या बताया गया है? पंचायतों का गठन। 243 बी में पंचायतों का गठन से संबंधित है। पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 बी। 243 सी पंचायतों की संरचना, यानी कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी? अनुच्छेद 243 सी। पंचायतों का गठन 243 वी, पंचायतों की संरचना 243 सी। 243 जी अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन, 243 सी पंचायतों की संरचना और 243 जी
पंचायतों की जिम्मेदारियां और शक्तियां, यानी कि 243 बी में पंचायतों का गठन, 243 में पंचायत संरचना और 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारियां और शक्तियां। 243 के पंचायतों के चुनाव, 243 के पंचायतों के चुनाव किसके आधार पर होंगे? 243 के द्वारा। अनुच्छेद नंबर 249 राज्य सूची के विषय में संबंध और राष्ट्र हित में कानून बनाने की राज्य सूची के विषय में संबंध, राज्य सूची के विषय से संबंध है 249, और राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। 249 राज्य सूची के विषय में संसद की कानून बनाने की शक्ति। संसद को किसी भी राज्य सूची के विषय में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति किसमें है? 249 में। 262 क्या कहता है? अंतर्राज्यीय नदियों और घाटियों के बारे में पानी संबंध विवाद। दो राज्यों के बीच नदी विवाद होता है तो उनका निर्णय, उनका पानी का कैसे होगा, यानी कि पानी से संबंधित, यानी कि नदियों, दो राज्यों के बीच नदियां हैं तो उन्हें पानी का बंटवारा किस आधार पर होगा? अनुच्छेद 262 के तहत दो राज्यों के मध्य नदियों या नदी घाटियों के पानी संबंधित विवादों का निपटान अनुच्छेद 262 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अनुच्छेद 263 और 263 में, यानी कि अंतर्राज्यीय नदी नालों का पानी किस तरह, यानी कि विवाद होता है तो विवाद का निपटान अनुच्छेद 262 के तहत, और अंतर्राज्यीय परिषद होगी तो वो अनुच्छेद 263 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 265 में कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये अनुच्छेद 265 कहता है। कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद नंबर 275 कुछ राज्यों के संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यानी कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाएगा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाएगा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाएगा। अनुच्छेद 275 जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो भी राज्य हैं, ये इन राज्यों को कुछ संघ से अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 280 क्या है? वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना किसमें? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 300 में क्या है? वाद और कार्रवाइयाँ। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्रवाइयाँ हैं। अनुच्छेद 300 में क्या है? वाद और कार्रवाइयाँ। अनुच्छेद 300 ए में क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो 44 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक कानून अधिकार बना दिया गया है, और ये 300 ए में है। 300 ए या 300 का में है। ये पहले क्या मौलिक अधिकार था? मौलिक अधिकार पहले 7 थे। तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटा दिया गया था, और ये 300 का में शामिल कर दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार बना गया है। अनुच्छेद 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्दाश्त। संघ 311 क्या कहता है? संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्दाश्त की। संघ या किसी राज्य के सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्त की। किसके द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 311। संघ केंद्र में काम कर रहा है कोई आदमी या राज्य में काम कर रहा है तो उनकी रैंक में कमी या बर्खास्तगी अनुच्छेद 311 के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है? 312 में। अखिल भारतीय सेवा किसमें है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीयों को वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो जैसे कि यूपीएससी का संगठन, तो एक केंद्रीय संगठन है राज्यों के लिए, जैसे कि यूपी में यूपीपीसीएस होता है। तो अनुच्छेद 315 के तहत इस आयोग की स्थापना की जाती है।
अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। अनुच्छेद नंबर 320, अनुच्छेद 320 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के कार्य, यानी कि 312 के तहत तो अखिल भारतीय सेवाएं, 315 में उनका गठन यानी कि संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का गठन, और 312 में लोक सेवा आयोग के कार्य। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य 320 में, और 315 में क्या है? उनका गठन, 315 में उनका गठन और 320 में उनके कार्य। 323, अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस में है? अनुच्छेद 323 ए में, अनुच्छेद 323 में ए में क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का वर्णन किस में? अनुच्छेद 300 ए में। अनुच्छेद नंबर 324, 324 क्या है? निर्वाचनों के अधिकरण यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा है? 324। 324 क्या है? निर्वाचनों के अधिगण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग किस में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद संख्या 330, 330 क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण। 330 में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण किस में है? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण किस में है? अनुच्छेद 330 में। SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण किस में है? अनुच्छेद 330 में। 335 में क्या है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। सेवाओं, नौकरियों और पदों के लिए अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों के लिए दावे। अनुच्छेद 335, 335 में क्या है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के SC ST के दावे। सेवाओं और पदों के लिए अनुच्छेद 335, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे किसमें है? 335 में। अनुच्छेद 352 क्या है? आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात। ये तो नॉर्मल है, आप जानते हैं। राष्ट्रीय आपात 352 और राष्ट्रपति शासन 356 और 360 वित्तीय आपात। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद नंबर 365, अनुच्छेद नंबर 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में, उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। संघ द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव अनुच्छेद 365 में बताया गया। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया। संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 367। अगर संविधान में हम संशोधन करते हैं तो अनुच्छेद 368 के द्वारा ये करते हैं। अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। तो साथियों, आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है और मैं 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर आया था और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। और अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।